हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन अकेडमी में सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारा प्रेजेंट टेंस स्टार्ट हो गया। कल संडे था और संडे के साथ ही हमारी क्लास भी ऑफ थी। थोड़ा मेरा भी गला खराब था, जिसकी वजह से मैंने कहा फिर क्लास ऑफ ही रहने देते हैं। चलिए भाई, आज हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा चल रहा था, जिसमें हमने अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल समझा था कि क्या इसकी आइडेंटिफिकेशन है, क्या इसका रूल है, किस तरीके से हम सेंटेंसेस को बनाते हैं। अब हमें कुछ चीजें लिखनी है, वो आप सभी भी नोट करिएगा थोड़ा ध्यान से। चलिए भाई, मैं आपके सामने कुछ वर्ड्स लिख रहा हूँ जिनका हिंदी मीनिंग भी आपको आना चाहिए। जैसे ही मीन्स क्या होता है, वह होता है। ही मीन्स क्या होता है, वह। लेकिन ही मीन्स वह हम किसके लिखेंगे, अगर कोई मेल आता है। क्या होता है, अगर कोई मेल है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। अगर हम बात करें शी की, तो जो शी का मतलब भी क्या होता है, वह होता है। लेकिन ये किसी महिला को बताता है, यानी कि कोई लड़की होनी चाहिए जिसका जेंडर क्या होगा, फीमेल होगा। उसे बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे, उसे बताने के लिए हम शी यूज करते हैं। एट हमारा नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है। एट हमारा क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स होती है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस इट को यूज करते हैं। अगर हम बात करें यू, यू मीन्स होता है तुम। क्या होता है भाई, तुम होता है। ठीक है। अगर हम इसी में नेक्स्ट बात करें आई, आई मीन्स होता है मैं। ठीक है भाई, मैं। इस तरीके का मैं होता है, ये मैं लिखेंगे तो गलत होता है, इसका मतलब इन होता है। ठीक है। आई का मतलब होता है मैं, यू हो गया। दे का मतलब होता है दे, दे का मतलब होता है वी का मतलब होता है हम। ठीक है। अवर का मतलब होता है हमारे। तो ये सारे के सारे वर्ड्स आप लोगों को थोड़ा जानना चाहिए, जैसे कि आपको पता है कि आखिर ये क्या होते हैं। आखिर आपने समझना होगा कि हम ऐसी आखिर ये चीजें क्यों कर रहे हैं। तो मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल प्रेजेंट में मैंने आपको बताया था कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो सेंटेंस था, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए कुछ सेंटेंस हमने बनाना सीखा था। उसमें हमने कुछ सेंटेंस किए थे फाइनली लास्ट क्लास में, तो आपने उन सेंटेंसेस को बनाना सीखा था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आगे। अब हमें नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ना है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ना है। तो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, उसको लिखते हैं भाई। कॉन्सेप्ट है, अभी मैंने आपको समझाया था कॉन्सेप्ट कि हम सिंगुलर बनाते हैं, लेकिन ऐसी वर्ब जिसके एंड में बाई आता है उनका सिंगुलर कैसे बनाते हैं। तो देखिए आ व्हेन अ वर्ब एंड्स विथ, साथ में लिखिएगा व्हेन अ वर्ब, व्हेन अ वर्ब ends with, when a verb ends with y. To make singular verbs, to make singular verbs, to make singular verb we change y into, we change y into ies। हम बाय को किस में चेंज कर देंगे, आईएस में चेंज कर देंगे। चलिए भाई समझते हैं एग्जांपल की मदद से। जैसे अगर मैं कहूं वह पतंग उड़ाती है, वह पतंग उड़ाती है। चलिए भाई समझते हैं। इसमें सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, कौन पतंग उड़ाता है। तो आपने कहा सर वह जो पतंग उड़ाती है, तो वह हमारा क्या बन गई, सब्जेक्ट। और यहाँ देखिए मेल है या फीमेल, कैसे पता चला, ती आया है तो फीमेल होता है, ता होता है तो मेल होता है। तो उसके हिसाब से वह का स्पेलिंग क्या बनेगा, सी। उड़ाना हमारा क्या है, वर्ब है। उड़ाना की जो स्पेलिंग होती है वो होती है फ्लाई। इसके लास्ट में देखिए बाय आया। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। अब हमें सिंगुलर के हिसाब से सिंगुलर बनाना नहीं, तो हम इसमें क्या ऐड करेंगे, ई एस ऐड करें। जब आप इसमें ई एस ऐड करेंगे तो ये बाई हट जाएगी और क्या बन जाएगी, आई एस बन जाएगी, एफ एल आई ई एस, फ्लाइज। इस तरीके क्या हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, सी फ्लाइज काइट, वह पतंग उड़ाती है। अब अनकाउंटेबल नाउन है हमारे, तो इससे पहले आप आर्टिकल लगा दीजिए, आ काइट। ये इसको डिटरमाइन करने के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि बन, ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आई बात। तो हम इस तरीके से पढ़ाते हैं। जैसे मैंने कहा
अब इसमें एक केस भी बनता है, कुछ वर्ब ऐसी होती है भाई, जैसे हम प्लेस करते हैं तो वहां पे बाई के साथ एस ऐड किया जाता है। जैसे मैंने लिखा वह खेलता है, वह खेलता है, समझिएगा भाई थोड़ा, वह खेलता है। अब हमें अगर हम इसका सेंटेंस बनाएंगे तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ही प्लेस। क्या बनता है? ही प्लेस। अब आप कह रहे होंगे सर कि आपने तो अभी कहा था कि बाई आता है और उसके लास्ट में हम बाई को हटाकर आइए सेट करते हैं। यहाँ सिर्फ आपने क्या किया, यहाँ पर सिर्फ आपने क्या लगाया, एस लगाया। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो भाई ऐसा तब होता है जब भी कभी बाई से पहले अगर वोवेल आएगा तो सिर्फ एस ऐड करना है, अगर बाई से पहले कांस्टेंट आता है तो उसको हटाकर आईएस में चेंज कर देते हैं। समझ में? या आप इसको मान लीजिए कि इसका एक्सेप्शन है, इसी को हम ऐसा लिखते हैं, बाकी सभी में बाई को हटाकर आईएस ऐड कर देते हैं। समझ में आई बात की नहीं? समझ में आ रही है कि नहीं बात? अगर कोई दिक्कत समस्या है तो बताइए भाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे मैंने लिखा नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैंने कहा तुम किताब पढ़ते हो। मैंने कहा कि तुम किताब पढ़ते हो, तो हम क्या लिखेंगे? कौन किताब पढ़ता है? तुम। तो भाई यू की बात चल रही है तो यू हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। ये प्लूरल सब्जेक्ट है, पढ़ना हमारा क्या होता है? वर्ब। पढ़ना की स्पेलिंग क्या होती है? रीड। यू रीड अ बुक, यू रीड अ बुक। यहाँ आ का मतलब एक नहीं है भाई, ये बुक को डिटरमाइन कर रहा है कि भाई कोई बुक पढ़ता है। अब कौन सी बुक पढ़ता है इसके लिए यहाँ इसका मतलब बन नहीं है अभी। समझ में आई बात? आर्टिकल्स इसीलिए मैं आपको पहले करा चुका हूँ कि जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ आप बुक लिखने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप एक बुक, यहाँ लिखा है कि कोई बुक है जिसे आप पढ़ते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि बुक नहीं होगी तो पढ़ोगे नहीं भाई, किसी न किसी को कुछ बुक होगी तो कुछ ना कुछ होगा तभी तो पढ़ रहे हो। तो इससे पहले इसको डिटरमाइन कराने के लिए हमने आ आर्टिकल लिखा, और मैंने आर्टिकल में बताया था कि काउंटेबल सिंगुलर नाउन आती तो उससे पहले आ और एन आर्टिकल यूज कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? सेंटेंसेस को बनाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, नेक्स्ट एग्जाम्पल बताइए। जैसे मैंने लिखा हम बाजार जाते हैं, हम बाजार जाते हैं, ये मैंने सेंटेंस लिखा है। अब आप इसका प्लूरल इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो हम क्या कहेंगे? वी मीन्स हम, हमारी बात चल रही है, कहाँ जाते हैं? गो। तो देखो भाई बी प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ वर्ब की कौन सी आएगी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो क्या हो गया? गो। अब आप कहीं से निकले हैं और कहीं आप डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं तो उसे ऐड कराने के लिए हमें बीच में क्या यूज करना पड़ेगा? टू। प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ा चुके हैं कि टू प्रीपोजिशन हमें डेस्टिनेशन बताता है। कहाँ जा रहे थे? मार्केट। ही गो टू मार्केट। अब टू के बाद कभी भी आपको आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है जब आप डायरेक्ट डेस्टिनेशन को बता रहे हैं। तो मार्केट हमारा आ जाएगा, लास्ट में फुल स्टॉप जरूर लगाएंगे, सेंटेंस हमारा कंप्लीट। तो हम इस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को बनाते हैं। चलिए भाई अब बात करते हैं नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंसेस की। अगर हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट में, अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आखिर उसमें क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में हम किस तरीके से क्या करेंगे? तो नेक्स्ट हेडिंग हो जाने वाली है हमारी नेगेटिव सेंटेंस। अब समझते हैं कि जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं आखिर इनमें क्या आ जाता है। देखो जो हमारी वर्ब थी, ता है, ती है, वाक्य की लास्ट में पहचान दी, तो उसको लिखेंगे भाई वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में ता है, ती है, वाक्य के अंत में ता है, कॉमा ती है, कॉमा ते है, और बीच में नहीं शब्द आता है, और नहीं शब्द आता है, नहीं शब्द आता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव टेंस, नेगेटिव फॉर्मेट में बन जाता है। अगर हम बात करें इसका जो फॉर्मूला बनता है, क्या है इसका जो फॉर्मूला होता है, वो इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे भाई। नेगेटिव सेंटेंस जब भी आएगा तो हमें उसे इस तरीके से लिखना पड़ता है। कैसे लिखेंगे? सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हमारे पास यहाँ डू और डज, तो हेल्पिंग वर्ब नामक वर्ड है, ये आ जाते हैं, डू और डज आएगा। फिर इसके बाद नॉट आती है, और नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, और बाकी की जितनी भी हमारी एक्स्ट्रा डिटेल है वो सारी की सारी इसके बाद आती है, और लास्ट में आपको फुल स्टॉप जरूर लगाना है। इस तरीके के फॉर्मेट को हम क्या करते हैं?
नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं। समझ में आई बात? पहले आप लोग इसे इतना नोट डाउन करिए, फिर हम आगे समझते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। चलिए भाई नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया कि किस तरीके से। अभी हमें समझना है कि डू और डज किसके साथ आता है। तो लिखिएगा भाई कॉन्सेप्ट नंबर 1 करके लिखिए। क्या हो जाएगा नेक्स्ट? कॉन्सेप्ट नंबर 1। इसमें हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है। कॉन्सेप्ट क्या है इसको समझते हैं। द हेल्पिंग वर्ब डू, द हेल्पिंग वर्ब डू क्या है? द हेल्पिंग वर्ब डू, द हेल्पिंग वर्ब डू is used with plural noun, used with plural subjects। जो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ हम क्या करते हैं? द हेल्पिंग वर्ब डू इज यूज्ड विद प्लूरल सब्जेक्ट्स। उन प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हम क्या करेंगे? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या करेंगे भाई? डू हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। आप लोग लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले लिखिए प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। मैं बता चुका हूं कि प्लूरल सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ डू हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, के साथ डू हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, डू हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? बताते चलिएगा, कोई डाउट हो तो, और पूछ लेना डाउट अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है? हाँ चलिए भाई समझते हैं। जैसे अगर हम बात करें इसी में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, पहले सारे कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं फिर यहाँ उनका एक्सपेरिमेंट करेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखिए, द हेल्पिंग वर्ब डज इज यूज्ड। लिखिए भाई द हेल्पिंग वर्ब, साथ में नोट करते चलिए जिससे कि आपको भी, अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ लेकिन लिखा रहा हूँ तो आप लोग भी नोट करते जाया करो। द हेल्पिंग वर्ब डज is used with सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या है? जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ हम किसे यूज करेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट्स। जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ हम क्या यूज करेंगे? उनके साथ हम डज हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, ठीक है भाई? तो हमारे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट लिखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। लिखिए भाई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ डज हेल्पिंग वर्ब के साथ, डज हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस? कोई क्वेश्चन है तो पूछिएगा भाई। क्या यूज करते हैं? डज हेल्पिंग वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप जानते हैं, जो वर्ब का नाम, जैसे वर्ब का जो मीनिंग होता है, रन मीन्स दौड़ना है तो रन ही लिखेंगे, जैसे प्ले मीन्स खेलना होता है तो प्ले लिखेंगे, गो मीन्स जाना है तो गो ही लिखेंगे, तो इस जो वर्ब के मेन फॉर्म होती है, जो वर्ब का मीनिंग होता है उसको एज इट इज हम वैसा ही लिखते हैं। चलिए अब समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। जैसे अगर मैं कहूँ इसके एग्जाम्पल की, तो जैसे मैंने लिखा वे उसे गाली नहीं देते हैं, वे उसे गाली नहीं देते हैं। इसका आंसर बताइए अगर आप लोग बना पा रहे हो तो। फॉर्मूला सेम है जो मैंने पिछली स्लाइड में लिखवाया था। जैसे लिखा है मैंने, तुम स्कूल नहीं जाते हो। देखिए भाई मैंने 2 सेंटेंसेस लिखे हैं। आप में से कितने लोग हैं जो बता सकते हैं कि इसमें सेंटेंस सब्जेक्ट क्या है? तो कौन नहीं जाते, कौन गाली नहीं देते? बे। तो बात सब्जेक्ट है हमारा है दे, तो दे सब्जेक्ट है, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा कि नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल। भाई अब आप में से इसमें मुझे बता सकता है हिंदी सेंटेंस में कि हमारा इसमें वर्ब क्या है?
तो देखो भाई, गाली और नहीं देते, गाली देना एक ही बात होती है, इसको बीच में हमने एक वर्ड यूज किया नहीं, इसलिए नेगेटिव सेंस में, इसलिए हमने गाली देना। गाली देना का जो मीनिंग होता है वो होता है एब्यूज। क्या होता है? एब्यूज। तो दे, अब देखो नहीं आया है, क्या सेंटेंस में नहीं आया है, तो हमें प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब यूज करनी है। यहाँ सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से डू आएगा कि डज, आप कहेंगे सर डू आएगा, तो क्या हो गया? डू। फिर नहीं आया है तो क्या लिखेंगे? नॉट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नॉट। नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, आगे हम पढ़ेंगे जब हम नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हमारा क्या आएगा? नेगेटिव, नॉट आएगा। अब लिखा है दे डू नॉट। एब्यूज मीन्स होता है गाली देना, तो लिखेंगे यहाँ पे एब्यूज। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एब्यूज, एब्यूज मीन्स गाली देना होता है, तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे, इसमें कोई चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं है। तो लिखा दे डू नॉट एब्यूज, उसे को हम कहते हैं हिम। क्या कहते हैं? हिम। तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा? हिम। और फाइनली सेंटेंस के लास्ट में क्या आएगा? फुल स्टॉप। ये हमारा क्या बन गया? सेंटेंस। अब बात आती है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि इसका मतलब हिंदी में ये होता है, इंग्लिश में ये होता है? तो आपको वर्ड मीनिंग याद करने की आवश्यकता है। इसीलिए मैंने इंग्लिश ग्रामर जब स्टार्ट की थी, मैंने तभी आपसे कहा था कि आप लोग जितनी ज़्यादा वर्ड मीनिंग्स याद कर सकते हैं करिए, लेकिन आप लोग करते ही नहीं थे। अगर आप लोग वर्ड मीनिंग याद नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको फॉलो कर लीजिए, जहाँ आपको बहुत सारी वर्ड मीनिंग, इरेगुलर वर्ब्स, मैंने कल ही इरेगुलर वर्ब डाली है हमारे व्हाट्सएप चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ आपको सारी चीज़ें दी जाएंगी जो आपके पेपर में आती हैं, आप कम से कम उन्हें तो याद कर लीजिए। इसलिए जो भी हमारा व्हाट्सएप चैनल है और टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है भाई। देखिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, तुम स्कूल नहीं जाते हो। तुम स्कूल नहीं जाते हो, इसमें सब्जेक्ट क्या है? तुम है कि नहीं भाई? तो ये हमारा क्या हो गया? यू। यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? डू या डस। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी? डू आएगी। सॉरी भाई, क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब डू। अब नहीं लिखा है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ जाएगा? नॉट। देखो जाना हमारा वर्ब होता है, गो मीन्स क्या होता है? जाना। अब गो मीन्स जाना, हम बोल रहे हैं गो मीन्स जाना, और यहाँ लिखा है जाते, तो तुम आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जाते, जाना, जाती, ये सब जाते लिखा है, इसका मतलब है हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं। मस्त, जाना वर्ब तो हमारी जा है, जा मीन्स जाना, तो आपको समझ जाना है। गो मीन्स क्या होता है? जाना। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? गो का गो लिख देंगे, तो क्या हो गया? दे डू नॉट गो। अब देखो डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, कहाँ है? हम स्कूल जा रहे हैं, तो डेस्टिनेशन है कि नहीं, तो उसको जोड़ने के लिए हम क्या यूज करेंगे? टू यूज करेंगे, और फिर क्या लिखेंगे? स्कूल। ये हमारा क्या हो गया? फुल स्टॉप सेंटेंस। स्कूल का एस कैपिटल क्यों बनाया? क्योंकि मैंने यूज ऑफ कैपिटल लेटर आपको बताया था। स्कूल, कॉलेज, इन सभी के नेम हम इनको कैपिटल लेटर में लिखते हैं, और इनसे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। अगर ये किसी पब्लिक सर्विस को रिप्रेजेंट करते हैं, पब्लिक इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट करेंगे, इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं है। अगर ये बिल्डिंग्स को बताएंगे तो इससे पहले हम आर्टिकल यूज कर सकते हैं, ये भी याद रखिएगा भाई। पिछली चीजों को भूलना नहीं है, याद रखते हैं। टेंस बनाना है, टेंस बनाने के लिए सारी चीजें आना बहुत जरूरी है। चलिए भाई, जैसे मैंने लिखा, वह उसे नहीं जानती है, वह उसे नहीं जानती है, वह उसे नहीं जानती है, तो वह उसे नहीं जानती। अब यहाँ वह क्या है? कोई मेल है या फीमेल है? तो आपने कहा सर लास्ट में जाती आया है, तो कोई हमारी फीमेल ही है, तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे? सी। अब लिखिए सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? डज आएगी, तो लिखा सी डज। नहीं है तो उसके बाद क्या आएगी? नॉट। सी डज नॉट। अब देखो भाई, जानना मीन्स होता है नो, सी डज नॉट नो हिम। अब उसे आप नो टू हिम लिख सकते हैं डायरेक्ट, या आप इसकी जगह टू हिम भी लिख सकते हैं, दोनों के दोनों आंसर सही हैं, ठीक है। शी डज नॉट नो हिम, वह उसे नहीं जानती, या टू हिम भी लिख सकते हैं, क्योंकि नॉन एक्शन वर्ब जब किसी को जानते हैं तो आप उसे बताने के लिए हम यहाँ पे टू भी यूज करते हैं, और अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी यूज करते हैं तो दोनों सही है। समझ में आई बात? चलिए भाई, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आगे। समझ में आया कि नहीं? नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं भाई। जैसे मैंने कहा राहुल, राहुल
जैसे मैंने लिखा राहुल क्रिकेट नहीं खेलता है, राहुल क्रिकेट नहीं खेलता है। जैसे मैंने लिखा राहुल क्रिकेट नहीं खेलता है। इस सेंटेंस लिखा। अब आपको क्या करना है, इसका मीनिंग बनाना है। तो कौन क्रिकेट नहीं खेलता, आपने कहा सर राहुल, तो राहुल हमारा क्या बन गया, सब्जेक्ट। तो यहाँ क्या आ जाएगा, राहुल। अब राहुल देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी, डू या डज। आप कहेंगे सर डज आएगी, तो हमने यहाँ क्या यूज किया, डज। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, नॉट। वेरी गुड, नहीं है सेंटेंस में तो क्या आ जाएगा, नॉट। तो राहुल डज नॉट। अब देखो खेलना की मीनिंग होती है प्ले, तो प्ले, और फिर आ जाएगा क्या, क्रिकेट। तो क्रिकेट का सी कैपिटल, CRICKT। किसी स्पोर्ट्स का नेम होता है तो उसका फर्स्ट लेटर क्या में बनाते हैं, कैपिटल में बनाते, और लास्ट में क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। ये हमारा सेंटेंस हो गया। समझ में आई बात, बना लेंगे आप लोग ऐसे टेंस सेंटेंसेस को। बताइए भाई, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट सभी बताएं, चाहे वो MP बोर्ड का हो या UP बोर्ड या किसी भी स्टेट बोर्ड की आप तैयारी कर रहे हैं, वहाँ आपको इसी तरीके से सेंटेंसेस बनाने को दिए जाएंगे। आपको वहाँ पर इन सेंटेंसेस को ऐसे ही ट्रांसलेट करना है, ऐसे ही बनाना है। क्या आप बना पाएंगे, आप अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस बना लेंगे कि नहीं, बना लेंगे तो अच्छी बात, नहीं बना पाएंगे तो आप सीखिए, लेकिन सीखना जरूरी है। जब तक सीखोगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे भी नहीं। समझ में आई बात। चलिए अब हमारा नेक्स्ट आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए भाई, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। क्या हेडिंग हो जाएगी हमारी, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं? जो जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तो बताओ भाई, क्या होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। बताइए भाई, नहीं जानते क्या इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? चलिए भाई, तो बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। पहले मैं थोड़ा हिंदी मीडियम वालों के हिसाब से बता दे रहा हूँ कि आखिर क्या रहेंगे, फिर इंग्लिश मीडियम को मैं फॉर्मूला लिखाऊंगा। तो लिखिए भाई, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं इसके वाक्य की शुरुआत में वाक्य की शुरुआत में क्या वाक्य की शुरुआत में क्या शब्द आता है तथा क्या शब्द आता है तथा वाक्य के अंत में सेम चीज वही रहती है, वाक्य के अंत में ता है ती है, ए एस्टेज रहेगा। समझ में आई बात, इसमें कोई चेंज नहीं आता। बस क्या आ जाता है हमारा, क्या है कि जो हमारा वर्ड है क्या, ये बढ़ जाता है। ठीक है भाई, आदि शब्द आते हैं। राइटिंग क्लियर है कि नहीं, आप बता दीजिए भाई। आप लोग देख पा रहे हैं, राइटिंग सबको दिख रही है, नहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे फॉर्मूला। आखिर किस तरीके का फॉर्मेट रहने वाला है, फॉर्मूला की जगह फॉर्मेट लिखेंगे कि अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस में आएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आएगा, तो फॉर्मेट किस तरीके रहने वाला है। तो फॉर्मेट जो होता है इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू और डज होती है। फिर इसके बाद हमारा क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद अगर सेंटेंस में क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, नहीं या यस, तो हमारा इसमें कभी कभी नेगेटिव भी आएगा तो हमें नेगेटिव भी लिख देना है, नॉट। अगर हमारा फॉर्मेट अगर बात करें, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा एंड ऑब्जेक्ट के बाद बाकी की सारी चीज़ें जो भी हैं, लेकिन लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। और हमारा इसमें जो आंसर आएगा वो किस में आएगा बताइए भाई। मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ कि मैंने पिछली क्लास में जो सेंटेंसेस में बताया था कि आपको याद है कि नहीं। मैंने बताया था कि जब भी कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो वो किस तरीके का क्वेश्चन होता है, उसे हम यस नो क्वेश्चन कहते हैं या हम उसे क्वेश्चन वर्ड WH क्वेश्चन वर्ड रिलेटेड क्वेश्चन कहते हैं। बताइए भाई क्या आंसर होने वाला है। वेरी गुड, क्या कहेंगे इसे यस नो क्वेश्चन। जब भी कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो हम उसे यस नो वाला क्वेश्चन कहते हैं। तो इसका आंसर भी हम किस में देंगे, यस और नो में। चलिए भाई अब समझते हैं। हाँ आप लोग पहले इसको इतना नोट कर लीजिए, फिर हम इसके बाकी की बात करते हैं। चलिए भाई अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। जो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें हमने फॉर्मेट देखा कि डू और डज हेल्प हमारी पहले आती है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर हमारा ऑब्जेक्ट, बाकी अदर चीजें, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। डू और डज सिमिलरली उसी पैटर्न पे आएंगे जिससे नेगेटिव में आते थे, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के बेसिस पे हम डू यूज करेंगे एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के बेसिस पे हम डज यूज करते हैं। तो चलिए हम पहले बात करते हैं सेंटेंसेस की कि आखिर में कैसे सेंटेंसेस हमें सीखने हैं। चलिए भाई तो देखते हैं सेंटेंसेस के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने कहा क्या तुम उसे पसंद करते हो, क्या तुम उसे पसंद करते हो, क्या तुम उसे पसंद करते हो, इस बात का जवाब दीजिए भाई। बताइए आप लोग जवाब देंगे। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं। देखिए भाई आपके सामने मैंने दो क्वेश्चन लिखे हैं, क्या तुम उसे पसंद करते हो, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं। तो चलिए भाई देखिए क्या पहले आया है, दैट मीन्स इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब हमें समझना है कि हम कैसे क्या, तो हमें इसमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में बताइए कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो आपने कहा सर तुम जो है हमारा एक सब्जेक्ट है, क्या है, तुम जो है हमारा सब्जेक्ट। अब तुम सब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट बन रहा है, दैट मीन्स यू प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डू आएगी। तो हम पहले क्या लिखेंगे, डू, फिर उसके बाद क्या आएगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू, तो डू यू। अब पसंद करना, पसंद करते हैं, दोनों का मतलब है एक ही है, लाइक मीन्स पसंद करना। तो डू यू लाइक हिम, इसे क्या कहेंगे, हिम मीन्स क्या होता है उसे, डू यू लाइक हिम। इंग्लिश में अगर हम क्वेश्चन बनाते तो हम इस तरीके से लिखते डू यू लाइक हिम। अब इंग्लिश मीडियम वाले समझिए इसी क्वेश्चन से। मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन था, इसमें आपको मिस्टेक्स मिलती डू या डज यू लाइक हिम। आपको बताना था कि इसमें मिस्टेक क्या है। देखिए भाई यू है प्लूरल सब्जेक्ट है, क्या है, यू प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो बेसिकली हम क्या यूज करेंगे, डू यूज करेंगे। डज क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा कि नहीं। तो आपके क्वेश्चन में इस तरीके का आता है, आपके पास यहाँ इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में भी आता है, आपसे क्या आता है, फिल करो इसको, तो आपको करना आना चाहिए भाई, है कि नहीं। तो इस तरीके के इंग्लिश मीडियम में इसी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम के जो स्कूल्स होते हैं उनमें इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए भाई लेकिन हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम वाले दोनों समझते चलिएगा, दोनों चीजें दोनों के लिए यूजफुल है। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं। देखो बी हमारा सब्जेक्ट है तो इसके हिसाब से पहले डू आएगा, तो लिखा डू वी नाउ मीन्स जानना, डू वी नाउ मीन्स जानना, एक दूसरे को हम ईच अदर कहते हैं, एक दूसरे को कहते ईच अदर। डू वी नाउ ईच अदर, डू वी नाउ ईच अदर, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं। लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। चलिए भाई बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। जैसे मैंने कहा हिंदी में, इंग्लिश मीडियम वाले बताएंगे, पहले आपको बताना है डू या डज, ठीक है।
थोड़ा और नीचे को लिखते हैं भाई, ऊपर को थोड़ा जगह नहीं है। देखिए नेक्स्ट, जैसे मैंने लिखा डू या डज, ठीक है, शी गो टू मार्केट, क्या वह मार्केट जाती है। अब इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम वाले क्या इसका, देखिए पहले इंग्लिश मीडियम वाले समझ लीजिए। शी आया है, सी के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आना चाहिए, डज या डू। तो आपने कहा सर सी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सी के अकॉर्डिंग डज आएगा, सही है। डू हमारा क्या हो जाएगा, गलत। हिंदी मीडियम वाले इसका इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करें। देखो भाई पहले डज आया तो आपको क्या लिख देना है, क्या लिख देना है। उल्टा सीखना भी जरूरी है, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, तभी आप लोग ट्रांसलेशन सीख पाएंगे भाई। इसीलिए दोनों को लोगों को ध्यान से समझना है ये चीज। क्या आ गया हमारा, क्या आ गया, सब्जेक्ट क्या है, वह है, तो क्या लिख दिया, वह है। क्या वह है, कहाँ जाती, मार्केट, ये वर्ब पहले लिखा करो। कहाँ, डेस्टिनेशन, कहाँ जाती भाई, क्या वह है, बाजार, गोमिस जाना, क्या है, जाती है। क्या बन गया क्वेश्चन, क्या वह बाजार जाती है। आप इसको हिंदी में इंग्लिश में ऐसे ट्रांसलेट करते हैं, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो इस तरीके का बनेगा। समझ में आई बात की नहीं। चलिए भाई एक और क्वेश्चन बताएंगे, पहले हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बताएं जरा, देखें कि तुम क्या सीख रहे हो। जैसे मैंने लिखा डज राहुल रिंग्स या रिंग द बेल, बताइए भाई क्या आने वाला है। और हिंदी मीडियम वाले इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करके बताओ कि इसका सेंटेंस क्या बनेगा। जल्दी बताइए भाई फटाफट, देखें जरा कि आप लोग क्या सीख रहे हैं। बताइए भाई इसका क्या आंसर होने वाला है, इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले दोनों बताएं। तो देखिए भाई क्या लिखा है, राहुल हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से डज है, इसमें कोई गलती नहीं है, सही है। देखो सिंगुलर सब्जेक्ट आया तो इसके बाद जो आएगी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले आ चुकी है। हेल्पिंग वर्ब पहले आ चुकी है तो हम क्या यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, बेस फॉर्म ही है, रिंग आएगा, तो यहाँ रिंग आना चाहिए था, रिंग्स गलत है, द वेल। हिंदी मीडियम वालों ने इसका अनुवाद किया, क्या बनाया भाई, देखिए डज पहले लिखा है तो आप सबसे पहले लिख दीजिए क्या, फिर राहुल लिखा है तो लिख दीजिए राहुल। कहाँ जा रहे हैं भाई, बेल, क्या राहुल, बेल मीन्स क्या होता है, घंटी, क्या राहुल घंटी, रिंग मीन्स बजाना, क्या राहुल घंटी बजाता है, क्या राहुल घंटी बजाता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इनको इस तरीके से बना लेते हैं। समझ में आई बात की नहीं, बना पाएंगे कि नहीं, अब आप लोग क्वेश्चंस बना पाएंगे। चलिए भाई अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आगे की, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। देखो भाई एक और एग्जाम्पल समझ लो, मेरा मन कह रहा है कि एक एग्जाम्पल और बताया जाए। देखो भाई जैसे मैंने लिखा एक क्वेश्चन में बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, आपको इंग्लिश मीडियम वालों को बताना है, हिंदी मीडियम वाले बताएंगे, एरर के फॉर्म में बनता है एंट्रेंस एग्जाम में। जैसे मैंने लिखा यहाँ डू या डज इट रेन या रेन्स, बताइए भाई क्या आएगा। देखिए भाई हम जानते हैं हमारा इट होता है सिंगुलर, क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो क्या है डज, ये सही हो जाएगा, डू गलत है। जब यहाँ डज आ चुका है तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी रेन या रेन्स, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रेन है, ये सही हो जाएगा, रेन्स गलत हो जाएगा। समझ में ये बात की नहीं, इंग्लिश मीडियम वाले इस तरीके से एरर बनते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब मैंने इसे नाम दिया है डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, क्या दिया है नाम, डबल इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, मैं इसे डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहता हूँ, ठीक है भाई, इसलिए मैं इसे डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस करके लिखा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत ही बढ़िया फॉर्मेट बन जाता है। क्या फॉर्मेट बनता है उसके बारे में बताता हूँ। चलिए लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे वाक्य के बीच में, हिंदी मीडियम वाले पहचान लिख लीजिए, वाक्य के बीच में, क्या क्यों के बीच में, क्या क्यों कब कैसे कहाँ कैसे कहाँ, एवं वाक्य के अंत में एवं
वाक्य के अंत में, एवं वाक्य के अंत में, सेम वही चीज है भाई। वाक्य के अंत में ता है, ती है, ता है, ती है, ते है, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों देखिए भाई क्या फॉर्मेट बनेगा। फॉर्मेट आपके लिए, फॉर्मेट जो बनेगा, फॉर्मेट वो थोड़ा कुछ इस तरीके से है। आप सभी लोग क्वेश्चन वर्ड तो जानते ही हैं, नहीं जानते हैं तो लिखिए, मैं अभी बता रहा हूँ। सबसे पहले जो है हमारे सामने एक क्वेश्चन वर्ड आएगा। क्वेश्चन वर्ड वही आएगा जो क्वेश्चन में दिया जाएगा, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के बाद हमारे पास आएगी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब है डू या डस, क्योंकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं तो उसी की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, डू या डस। फिर इसके बाद आता है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आता है नॉट। क्या आता है? नॉट। नॉट के बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। क्या आता है? ऑब्जेक्ट। और इसके बाद बाकी की अदर चीज़ें। लेकिन जब फाइनली आएगा तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। देखिए भाई इस तरीके का फॉर्मेट बनता है। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमारे पास इस तरीके का फॉर्मेट बनता है। तो लिख लीजिए भाई क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, वो मैं यहाँ एरो लगा के बता रहा हूँ, नीचे से लिखते जाइएगा। जैसे हमारा हु हुआ, व्हाट हुआ, व्हेन हुआ, व्हाई हुआ, विच हुआ, विच, हमारा हाउ हुआ, ठीक है। व्हेन, व्हाट, व्हाई, विच, वेयर, वेयर हो गया? नहीं हुआ ना, वेयर लिख लीजिए भाई इसी में आगे। नेक्स्ट जैसे वेयर हो गया। ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं? क्वेश्चन वर्ड होते हैं। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। जैसे मैंने कहा वह पढ़ने, वह पढ़ने क्यों नहीं जाता? वह पढ़ने क्यों नहीं जाता है? वह पढ़ने के लिए क्यों नहीं जाता है? पढ़ने के लिए लिख लीजिए, वह पढ़ने के लिए क्यों नहीं जाता है? वह पढ़ने के लिए थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं जिससे कि आपको पूरा सेंटेंस क्लियर हो जाए। क्योंकि बात अपनी पूरी नहीं हो पा रही अभी। वह स्कूल पढ़ने के लिए क्यों नहीं जाता? जैसे मैंने लिखा वह स्कूल वह स्कूल पढ़ने के लिए क्यों नहीं जाता? वह स्कूल पढ़ने वह स्कूल पढ़ने के लिए, वह स्कूल पढ़ने के लिए क्यों नहीं जाता है? क्यों नहीं जाता है? ये आपके सामने क्वेश्चन है। इसका ट्रांसलेशन करेंगे भाई हिंदी में। तो देखिए भाई सबसे पहले हमें देखना है क्वेश्चन वर्ड क्या आया, क्यों। क्यों का मीनिंग क्या होता है ये सभी तो आप जानते हैं ना कि नहीं? नहीं जानते हैं तो यहाँ लिखिए भाई, क्योंकि हमारे बालक बहुत ही मासूम हैं। व्हाई मीन्स होता है क्यों, व्हाट मीन्स होता है क्या, व्हाट मीन्स क्या, व्हाई मीन्स क्यों, व्हाट मीन्स क्या, वेयर मीन्स कहाँ, वेयर मीन्स होता है कहाँ, व्हेन मीन्स होता है कब, व्हेन मीन्स होता है कब, हुज मीन्स किसका या किसकी, हुज मीन्स किसका, लड़के के लिए किसका, और लड़की के लिए वर्ड यूज करते हैं किसकी। विच मीन्स जिसका या जिसकी, विच मीन्स जिसका लड़का के लिए और जिसकी लड़की के लिए। हाउ मीन्स कैसे, हाउ मीन्स क्या होता है कैसे,
हो गया भाई, क्या रह गया है? वे हो गया, व्हाट हु नहीं हुआ ना अभी। हु मीन्स लिखेंगे कौन, हु मीन्स होता है कौन, ठीक है भाई। हु हो गया, व्हाट हो गया, व्हेन हो गया, वाई हो गया, विच हो गया, हाउ हो गया, वेयर हो गया। चलिए भाई, सारे के सारे वर्ड सोच के आप लोग उनको नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड आया। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेट वी कैन यूज, वी राइट द क्वेश्चन वर्ड। हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है, वाई। वाई का मीनिंग, सॉरी क्यों, क्यों का हिंदी मीनिंग क्या होगा, कोई क्यों का इंग्लिश जो होगा वो क्या होगा, वाई। इसके बाद हमें देखना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आई, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, वह है। वह कैसा है, सिंगुलर है प्लूरल, सिंगुलर। सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, डू या डज, डज। तो यहाँ क्या आएगा, व्हाई डज, कौन है भाई, ता है तो लड़का है तो ये क्या लिखेंगे, ही। व्हाई डज ही, ठीक है। अब देखो नहीं आया है तो ही के बाद हम क्या यूज करेंगे, नॉट। क्या यूज करेंगे, नॉट। तो व्हाई डज ही नॉट। अब देखो क्या है, जाना हमारी वर्ब है, क्या व्हाई डज ही नॉट गो टू स्कूल। क्या है, गो टू, कहाँ नहीं जाता है, स्कूल। तो पार्टी टू जरूरत पड़ा हमें डेस्टिनेशन को ऐड करने के लिए, स्कूल का एस कैपिटल बनाएंगे। Why does he not go to school? पढ़ने के लिए हमारा प्रीपोजिशन होता है, इसका मीनिंग होता है फॉर, फॉर स्टडी। अब स्टडी यहाँ नाउन की तरह ट्रीट हो रहा है, फॉर स्टडी, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, सेंटेंस। और लास्ट में क्या आ जाएगा हमारा, क्वेश्चन मार्क। किसी को कोई दिक्कत समस्या भाई बताइए, इसे बनाने में किसी को दिक्कत आया होगा तो चलिए भाई आप भी आगे हो। चलिए भाई, अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स की। इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव में मैंने फॉर्मेट बता दिया था और मैंने आपको बता दिया था कि इस तरीके से हम सेंटेंस भी बनाएंगे। तो थोड़े और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा नेक्स्ट एग्जांपल, तो मैंने लिखा है राकेश, राकेश राकेश उसे क्यों नहीं पढ़ाता है। राकेश उसे क्यों नहीं पढ़ाता है। जैसे मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिखा, तुम कहाँ रहते हो। चलिए भाई बनाते हैं इन दोनों सेंटेंसेस को। राकेश उसे क्यों नहीं पढ़ाता है, तो लिखा है क्यों। क्यों का वर्ड मीनिंग क्या होगा, व्हाई। तो सबसे पहले इसे लिखेंगे क्योंकि डबल इंटरोगेटिव है। फिर इसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन हेल्पिंग वर्ब जो आएगी वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। सब्जेक्ट हमारा राकेश है, राकेश सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डज। व्हाई डज, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट क्या है, राकेश, तो लिखेंगे हम व्हाई डज राकेश। फिर क्या है, नहीं है तो राकेश के बाद क्या आएगा, नॉट। पढ़ाना भाई, टीच मीन्स पढ़ाना होता है, तो क्या आ जाएगा, टीच। यहाँ वर्ब की स्मॉल सेकंड फॉर्म लिख, फर्स्ट फॉर्म क्या आएगा, टीच। व्हाई डज रमेश राकेश, व्हाई डज राकेश नॉट टीच हिम। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। समझ में आई बात। चलिए, तुम कहाँ रहते हो, कहाँ का मीनिंग पहले लिखेंगे तो क्या होता है, वेयर। क्या होता है, वेयर। अब देखिए यू हमारा, तुम जो है क्या बनना है, सब्जेक्ट बनना है। सब्जेक्ट तुम्हें तो इसके हिसाब से क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी, डू आएगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डू। वेयर डू यू, रहना को हम कहते हैं लिव, वेयर डू यू लिव। अब आपको समझ में आ रहा होगा सर ये सेंटेंसेस यहीं से क्वेश्चन आते हैं। हाँ, इस सारे के सारे सेंटेंस जो हम पूछते हैं, वेयर डू यू लिव, व्हाट इज योर नेम, तो ये सारे क्या है सेंटेंस यहीं से आते हैं। ठीक है, चलो भाई समझ में आ रहा है कि नहीं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। चलिए भाई अब थोड़ा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बता देते हैं। जैसे मैंने लिखा नेक्स्ट एग्जांपल, मैंने कहा व्हाट, आपको बताना है क्या आएगा, व्हाट डू या डज योर फादर, योर फादर की जगह लिख लीजिए हिज फादर।
क्या लिख लीजिए, हिज फादर what do या does his father do in the office। लिखा है उसके पिताजी ऑफिस में क्या करते हैं। What do या does his father do in the office। तो लिखिए, देखिए यहाँ आपको बताने कि do आएगा कि does। तो देखिए his father, उसके एक ही पापा हैं, ऐसा तो नहीं किसी के 2-4 पापा होते हैं, एक ही पापा हैं तो ये सिंगुलर है, एक ही पापा हैं तो ये क्या हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया कि नहीं। आप कहेंगे सर बिल्कुल, अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके हिसाब से क्या नहीं चाहिए, सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब इन दोनों में से क्या होती है, तो इसके हिसाब से सिंगुलर वर्ब डज हो जाएगी, डू हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे मैंने लिखा व्हेन डू या डज क्या लिखा भाई मैंने, व्हेन डू या डज यू कम। लिखा है मैंने तुम कितने बजे आते हो, तुम कब आते हो, तुम कब आते हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आपको बताना है यहाँ क्या आएगा, इसके आगे एक क्वेश्चन और बढ़ा लेते हैं, एक वैसे में एक चीज़ और सीख लेते हैं। कम के बाद यहाँ लिखा है कम्स। अब आप बताइए क्या आने वाला है। लिखा है व्हेन डू या डज यू कम या कम्स। तो देखिए यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो बताइए प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब की नहीं। तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू। डू हमारा सही हो जाएगा, डज गलत। जब आप यहाँ डू लिख रहे हैं तो यहाँ वर्ब की क्या आनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म या एस वाली फॉर्म, इसे सिंगुलर फॉर्म कहते हैं वर्ब का, याद रखिएगा। तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम आएगी, कम से हमारा क्या हो जाएगा, गलत। समझ में आई बात कि नहीं। इस तरीके से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। चलिए भाई अब नेक्स्ट हिंदी मीडियम वालों के लिए लिखा है, जैसे मैंने पूजा पूजा मंदिर क्यों जाती है, पूजा मंदिर कब जाती है, ऐसे लिख लो, पूजा मंदिर कब जाती है, ये लिखा भाई। कैसे बनाएंगे इसका आंसर दीजिए आप लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कविता काम कैसे करती है, कविता काम कैसे करती है। लिखा है पूजा मंदिर कब जाती है, तो लिखेंगे क्या, पूजा मंदिर कब जाती है। तो कब देखो वर्ड है, इंटेरोगेटिव वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड है, तो सबसे पहले इसे लिखेंगे क्या आ जाएगा, व्हेन। क्या हो जाएगा, व्हेन। पूजा के अकॉर्डिंग क्या आएगा, डज। व्हेन डज पूजा, व्हेन डज पूजा। देखो भाई जाना होता है गो, लिखेंगे गो टू। टेम्पल हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, तो टेम्पल हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। व्हेन डज पूजा गो टू टेम्पल, व्हेन डज पूजा गो टू टेम्पल, पूजा मंदिर कब जाती है, ये इसका मीनिंग हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें कविता काम कैसे करती है, तो कैसे वर्ड आया है, तो इसका पहले लिखेंगे हाउ। कविता के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब आएगी डज। ये क्या लिखा है भाई, हाउ लिखा है ना। हाउ डज कविता डू वर्क, हाउ डज कविता, हाउ डज कविता डू वर्क। डू अलग है और वर्क अलग है। करना मीन्स होता है डू, काम अलग है। काम यहाँ ऑब्जेक्ट की तरह है भाई, काम हमारा इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है। काम करना अलग बात होता है, तो डू वर्क। अब है हाउ डज कविता डू वर्क, कविता कैसे काम करती है, काम की पूछा गया, ऑब्जेक्ट है काम, क्या करती है, काम करती है, कैसे पूछा गया है, तो वर्क हमारा लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क।
समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? चलिए, अगर मैं आपको इंग्लिश में सेंटेंस दूं, क्या आप लोग हिंदी में ट्रांसलेट कर पाएंगे? जैसे मैंने लिखा वाई डू दे नॉट प्ले फुटबॉल? वाई डू दे नॉट प्ले फुटबॉल? बताइए भाई, हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे इसका क्या बनेगा? नेक्स्ट, जैसे मैंने लिखा दो सेंटेंस है, वाई डू दे नॉट प्ले फुटबॉल। तो देखिए पहले क्या लिखा है हमारा सेंटेंस जो सब्जेक्ट से हुआ, तो बे दे का मीनिंग क्या हो जाएगा? बे क्या खेलते हैं? बे फुटबॉल। तो वर्ब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो पहले बे फुटबॉल, फिर आएगा क्वेश्चन वर्ड, क्यों वे फुटबॉल क्यों नहीं खेलते हैं? वे फुटबॉल क्यों नहीं खेलते हैं? भैया पूछते हैं कि नहीं, वे ऐसा क्यों नहीं करते हैं, वे ऐसा क्यों करते हैं? तो वो इसका आंसर इसी तरीके से पूछा जाएगा। जब आप इंग्लिश में सेंटेंस बोलेंगे तो आपको इसी तरीके के फॉर्मेट में बोलना है, और आपका जिसका जो आंसर देंगे वो इसी तरीके से देना है। तो यहाँ से हम ये सीख रहे हैं कि स्पोकन इंग्लिश में हम हिंदी में इंग्लिश कैसे करेंगे, कैसे हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन, बोलना और ट्रांसलेशन करना, दो चीज़ें हम सीख रहे हैं। इसीलिए आप लोगों को हिंदी इंग्लिश में सब कुछ सीखना है। समझ में आई बात? चलिए भाई इसकी बात करते हैं, इस क्वेश्चन की। वेयर डू यू स्टडी? तुम कहाँ पढ़ते हो? तो यू हमारा सब्जेक्ट है, तो पहले इसी को लिखेंगे तुम। वेयर आया तो तुम लिखेंगे कहाँ, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तुम कहाँ। स्टडी मीन्स पढ़ना, तुम कहाँ पढ़ते हो, तुम कहाँ पढ़ते हो, ये इसका क्वेश्चन बन गया। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए। आज के लिए भाई क्लास को इतना ही रखते हैं, क्योंकि मैं भी दवाई खा के ही पढ़ा रहा था, बट मुझे लग रहा है कि उसका असर अब खत्म होने को आ गया। मुझे लग रहा है थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए, इसलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई, हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारे आने वाली नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। और अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारे क्लासेस से सारी इन्फॉर्मेशन मिले और आप जानना चाहते हैं कि वर्ब्स, इर्रेगुलर वर्ब्स क्या है, इन सभी की अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है तो आप हमारे व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। बहुत जल्दी हमारी लगभग तैयारी पूरी हो ही चुकी है, बस थोड़ा सा काम और रह गया है। इसके बाद हमारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट होंगी। आपके जो भी बड़े भाई बहन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की मैथ की तैयारी करना चाहते हैं तो बेसिकली वो लोग हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि वहाँ आपको मिलेंगी मैथमेटिक्स की क्लासेस। उसमें आपको फुल टू फुल कॉन्सेप्ट, फुल टू फुल ट्रिक्स, कैसे क्या करना है एग्जाम में, कैसे पेपर को सॉल्व करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय क्या क्या की पॉइंट्स हमें याद रखने हैं, इन सभी के बारे में हम उसमें सीखेंगे। चलिए भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल।